तो लास्ट क्लास में हमने क्या बातें की थी? लास्ट क्लास में हमने बातें की थी प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, है ना। और हमें पता चला कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनके पास एक सिंगल एनवेलप होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और वो जो सिंगल यूनिट या एनवेलप है, वो सबसे आउटर में उसके उसके क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। याद आ रहा है? तुम बोलोगे यस यस। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सेल वॉल। याद आ रहा है? बोलोगे जी। उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। सही बात है कि नहीं है? ये सब मिलके एक सिंगल कवरिंग बनाता है, उसे कहते हैं एनवेलप। क्या कहते हैं? एनवेलप, है ना। बोलोगे ठीक। इसके बाद हमने उसके मोटिलिटी के बारे में पढ़ा था कि फ्लैजेलम की वजह से वो मूव करता है, मोटाइल होता है। जबकि ये जो छोटे छोटे है पिलाई, इसे कहते हैं फिम्ब्री या फिर इन्फेक्टिव पिलाई। इसकी वजह से ये अटैचमेंट करता है और इसकी वजह से ये कॉन्जुगेशन करता है। बोलोगे हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में बात करते हैं, कर ले। तो राइबोसोम का नाम आते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? प्रोटीन, प्रोटीन और प्रोटीन। क्योंकि इसे कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। अब ये प्रोटीन कैसे बनाता है ये हम बताएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में, है ना योगेश। हम उसी में पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो आइए देखें। In prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. They are about 15 nanometer by 20 nanometer in size and are made of two subunits, 50S and 30S, which which when present together form 70S prokaryotic ribosome. Ribosomes are the site of protein synthesis. Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome or polysome. The ribosome of a polysome translate the mRNA into protein. एक चीज मैं तुम्हें बता दूं जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इसका जो राइबोसोम है ना दोस्त, ये राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपका होता है। क्या बाहर की तरफ से? नहीं, अंदर की तरफ से। अगर ये एक सेल बना लो, देखो, अगर मैंने ये एक सेल बनाया और ये ब्लैक कलर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके छोटे छोटे सब यूनिट्स यहाँ पे चिपके पड़े रहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर राइबोसोम का बात करें तो वो दो तरह के होते हैं। एक होता है 70S। एस का मतलब यहाँ पे होता है स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोऑफिशिएंट। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे जब यूकैरियोटिक पढ़ाएंगे। तो एक है 70S, एक होता है 80S। मैं तुम्हें बता दूं कि 80S, ध्यान से सुनना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही याद रखना है, नहीं तो टीचर और बाकी लोग अलग बताते हैं। मैं बोल रहा हूँ 80S एक्सक्लूसिवली, 80S एक्सक्लूसिवली यूकैरियोट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यूकैरियोट्स में। और 70S यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है। बोलो, ऐसे ही याद रखना। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो नो भाई। सर। नो दिक्कत। लेकिन 70S तुम बोलोगे सर यूकैरियोट में कहाँ पाया जाता है? तो यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं और सर। 70S पाया जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं इसका 80S का, तो 80S पाया जाता है किसमें? यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में। बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलोगे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखते जाना। अब एकदम ध्यान से देखते जाना है, एकदम ध्यान से सुनो। ये जो राइबोसोम होते हैं ना, दो यूनिट्स में है। कितने यूनिट्स में है? दो यूनिट्स में। ठीक है, समझ में आया कितने यूनिट्स में है? दो यूनिट्स में। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अरे यार, सबको भी मैसेज करना है।
हाँ, तो ये जो है ना 70s का मैं बात कर रहा हूँ, तो 70s जो है ना बॉस, ये भी 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, और 80s भी 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक। 80s जो बना होता है वो 60 और 40 से बना होता है। 70 जो बना होता है 50 और 30 से बना होता है। ध्यान से सुनते जाना। ये जो 50 और 30 यूनिट है ना, ये हमेशा आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। फिर से सुनो, ये 50 और 30 यूनिट हमेशा आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। ये तभी जुड़ते हैं जब ट्रांसलेशन होना होता है। ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आरएनए के ऊपर है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए के ऊपर जो कोड होता है उससे उसको पढ़ के क्या किया जाता है, अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ा जाता है। ये अमाइनो एसिड, चलो मैं इसको थोड़ा ऐसे दिखाता हूँ। मान लो ये एक आरएनए है, एमआरएनए। अब ये सब बताएंगे, एमआरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है, सब आरएनए। तो यहाँ पे इस पे कोई कोड है, ऐसे 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 कोई कोड है, क्या योगेश, है ना। इस कोड को पढ़ पढ़ के अमाइनो एसिड्स को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ध्यान से सुनना। और ये काम कौन करता है, आरएनए करता है। कौन करता है, आरएनए करता है। कोड को पढ़ने का काम कौन करता है, टीआरएनए। कौन काम करता है, टीआरएनए। और जोड़ने का काम कौन करता है, राइबोसोम। मैंने गलत बोल दिया, राइबोसोम इसको जोड़ने का काम करता है। और अमाइनो एसिड के चेन को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोटीन। क्या कहते हैं, प्रोटीन। और इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। बोलो मृणाली, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि राइबोसोम हमेशा, ये बड़ा यूनिट और ये छोटा यूनिट आपस में हमेशा जुड़े हुए नहीं होते हैं। जैसे ही एमआरएनए आता है ना, ये आपस में जुड़ जाते हैं। ये क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। समझ में आया। आपस में जुड़ने के लिए यहाँ पे मैग्नीज या मैग्नीज आयन का भी जरूरत होता है, Mg+2 का। ठीक है, इसका भी जरूरत होता है। आरएनए का भी जरूरत होता है। कौन से आरएनए का, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए का। ठीक है, इन सब चीजों का जरूरत होता है, तब ये दोनों आपस में आके जुड़ते हैं। ठीक है, और तब ये कहलाते हैं असली सच्चा राइबोसोम। ठीक है। हाँ, अब एक चीज और मैं ध्यान से देखो बताना चाहूंगा कि जब आरएनए आता है ना, एमआरएनए, मृणाली, जब एमआरएनए आता है ना, देखो ये एमआरएनए आया ना, तो अभी मैंने बोला कि एक यूनिट आके जुड़ जाएगा, बड़ा वाला छोटा वाला, बड़ा वाला छोटा वाला, बड़ा वाला छोटा वाला, बड़ा वाला छोटा। तो ऐसे जो आके जुड़ता है यूनिट बहुत सारे राइबोसोम का, तो इसे कहते हैं पॉलीजोम। इससे क्या कहते हैं, पॉलीजोम। ये है आरएनए, ये क्या है, एमआरएनए। और ये सब क्या है दोस्तों, राइबोसोम। ये सब क्या है, राइबोसोम। ठीक है, बोलोगे जी। तो यस। ये है एक पॉलीजोम। ठीक है, ठीक है, बताओ। यस सर। तो ये ऊपर एक यूनिट हो गया, नीचे एक यूनिट हो गया। हो सकता है ऊपर 30s यूनिट हो, नीचे 50s। अच्छा, ऊपर नीचे वाली लफड़े में मत रहना कि सर ऊपर कौन सा यूनिट होगा, नीचे कौन सा यूनिट। कोई नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। ठीक है, सेल को जब देखते हो तो ऊपर नीचे कुछ नहीं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत राइबोसोम में, बोलोगे नहीं राइबोसोम में कोई दिक्कत। जो 70s किस किस में पाया जाता है, जल्दी बोलो। प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोट एंड प्रोकार्योट। दैट्स राइट, दैट्स राइट। ये एकदम सही है, एकदम सही। ठीक है। और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक तो होता ही है, और इसमें सिर्फ यूकैरियोटिक है ना। आइए आगे बढ़े। इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी का नाम जब भी आ जाएगा ना किसी भी सेल के लिए, याद रखना वो एक रिजर्व बॉडी होता है, यानी रिजर्व मटेरियल रखता है। तो इसमें भी वही काम करेगा फिर, तो बोलोगे ठीक। तो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. These are not bounded by any membrane system. क्यों, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। And lie free in the cytoplasm. Example, phosphate granules, synophysin granules, glycogen granules. ठीक है। अब देखो इंक्लूजन बॉडी, मैंने बताया ना कि जब भी इंक्लूजन बॉडी का नाम आए समझ जाना कुछ रिजर्व मटेरियल स्टोर करके रखेगा भविष्य के लिए। रखता कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ रखता है दोस्त, साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर यही इंक्लूजन बॉडी पाया जाएगा यूकैरियोट में, हाँ याद रखना यूकैरियोट्स में इसको इंक्लूजन बॉडी नहीं कहते हैं। वहां पे जो भी उसका असली नाम होगा ना वही कह देगा। ठीक, ठीक है, कि ये स्टोरेज करता है, ये स्टोरेज बॉडी है, ये है फैट ग्रैन्यूल्स, ये ग्रैन्यूल्स है ना, वो सब बोल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होते हैं
ये होते हैं मेम्ब्रेन लेस, है ना, इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। ठीक है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते, हाँ या ना? बोलोगे यस, बिल्कुल। एक्सेप्ट कौन सा? थाइलाकॉइड। याद आ रहा है दोस्तों, याद आ रहा है? यस। थाइलाकॉइड में हाँ मेम्ब्रेन सर। था, योगेश याद आया ना? उसमें था मेम्ब्रेन। यस सर। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में। वो ब्लू ग्रीन इसी की वजह से तो होता है, थाइलाकॉइड में पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का। अब गैस वैक्यूल्स, है ना, गैस वैक्यूल्स ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, बताओ कोई नो सर। ठीक है, अब गैस वैक्यूल में गैस नहीं होता। ठीक है, गैस वैक्यूल में जैसे प्लांट में वेस्ट मटेरियल और बाकी चीजें रखते हैं ना, वैसे इसमें भी वो चीज रखते हैं। बोलोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? बोलोगे नहीं? अब हम बात करने वाले हैं कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस आप न्यूक्लियस के आधार पे करोगे। क्यों? क्योंकि नाम ही देखो ना, कैरियो वर्ड आया है। कैरियो मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। कैरियो मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। यू मतलब क्या होता है? ट्रू। प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। तो इसमें पुराने तरह का न्यूक्लियस है, इसमें असली वाला न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाना प्रोकैरियोट्स के बारे में। इनका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस है ही नहीं। तुम बोलोगे ये क्या बात है? ये देखो सेल है, ये सेल का साइटोप्लाज्म, ध्यान से देखना। और ये इसका जेनेटिक मटेरियल बिखरा पड़ा है। कहाँ है न्यूक्लियस भाई? कहाँ है बताओ? है ही नहीं। इसका जेनेटिक मटेरियल सीधा साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। इसमें कोई बाउंड्री तुमको देखने को नहीं मिलेगा न्यूक्लियस में, देखो। इसीलिए न्यूक्लियस में कोई बाउंड्री नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है। और जबकि यूकैरियोट्स में पूरा वेल डिफाइंड होगा बाउंड्री, कि हाँ यहाँ तो भैया न्यूक्लियस ही है। ये दिखा मेम्ब्रेन बाउंड? बोलो बोलो, दिखा? ओमकार तुमको बोलना पड़ेगा, सिंस यू आर वेरी वेरी वीक। ठीक है, अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का बात करें, साइटोप्लाज्म में किसके अंदर का बात कर रहा है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर का बात कर रहा है। तो वो भाई प्रोकैरियोट्स में तो नहीं पाया जाएगा, मैंने बताया ना, सिर्फ थाइलाकॉइड। अगर ज्यादा पूछ ले तो थाइलाकॉइड। याद आ रहा है? ठीक है, और जबकि यूकैरियोट्स में तो खूब पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, है ना, बहुत सारा पाया जाता है। ठीक है, याद रखना, राइबोसोम जो है ना, राइबोसोम, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। ठीक है, चलो आगे चलो। राइबोसोम का बात करो तो राइबोसोम कौन कौन सा प्रेजेंट होता है? देखे, इसी इसी वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसी इसी वजह से। देखो, राइबोसोम प्रेजेंट 70s और प्रेजेंट 80s नहीं, यूकैरियोट्स में 70s भी पाया जाता है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ दोस्त? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बोलो कोई दिक्कत? बोलो, बोलेगा नहीं कोई लेकिन। नो दिक्कत सर। नो दिक्कत सर। और ओमकार तुमको बोलने के लिए बोला गया है ना, रुको इसको उठा के कचरे के डब्बे में फेंकते हैं। देखो तुम लोग अब तमाशा। आओ दोस्तों, साइज देखो, साइज। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है ना, जनरली बहुत ही छोटे होते हैं, और ये जनरली, वर्ड जनरली यूज किया गया, जनरली लार्जर होते हैं। ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं, बट ठीक है, बताया तो ठीक। मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन बहुत फास्ट होता है, जबकि इसका बहुत स्लो होता है, मतलब उसके कंपैरिजन में तो बहुत स्लो होता है। अब जरा सोच के तुम लोग बताओ, मृणाली, क्योंकि तुम सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं, ऐसा क्यों होता होगा? चलो ये सवाल मृणाली के लिए, बताइए। मृणाली, बताओ, बोलो बोलो। क्योंकि यूकैरियोटिक माइटोसिस डिवीजन करता है, और ये ए माइटोसिस। तो अब मुझे बताओ, ए माइटोसिस के बारे में बताए थे ना, डायरेक्ट सेल डिवीजन, यानी एक सेल है, जेनेटिक मटेरियल डबल किया, दो टुकड़ों में टूट गया, खत्म हो गया, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन माइटोसिस के लिए बहुत ताल तमड़िया है भाई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में पहले क्रोमेटिन कंडेंस होगा, फिर क्रोमोसोम आएगा, फिर अलाइन करेगा, फिर यहाँ पे सेपरेशन होगा, फिर चीजें रीअपियर होगी टीलोफेज में, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। प्रोफेज में चीजें गायब भी होती है। एस फेज में सबसे पहले उसको डबल करना होगा, सेंट्रियोल, ये प्रोटीन वोटीन G2 में बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो भाई कितना ताल तमड़िया है? इसमें ऐसा कुछ नहीं, सीधा हम्म। जेनेटिक मटेरियल डबल कर लो, डीएनए रेप्लिकेट करो, डिवाइड हो जाओ, खत्म। बोलो।
अरे बोल लो, इसीलिए वो बहुत स्लो हाँ होता है, ये बहुत फास्ट होता है। दूसरी बात, क्रोमोसोम यहाँ पे फॉल्स है, क्रोमोसोम ट्रू है। एक बात मुझे बताओ, अगर हम यूकैरियोट्स का बात करें तो क्रोमोसोम का कंसेप्ट कब आता है? मृणाली, ये सवाल तुम बताओ, क्रोमोसोम फिर का से कंसेप्ट आता ही कब है? तुम बोलोगे सर मेटाफेज में, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। बताओ। उससे पहले क्रोमोसोम नाम का कोई चीज होता ही नहीं, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ क्रोमैटिन होता है। क्या होता है? क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन कंडेंस होके जब ये शेप बनाएगा तब हमको पता चलता है, अच्छा अच्छा हाँ, क्रोमोसोम नाम का भी कोई चीज है। क्या इसमें मेटाफेज आएगा क्या प्रोकैरियोट्स में? ईमानदारी से बताओ। अरे आएगा क्या योगेश दादा, मेटाफेज आएगा क्या प्रोकैरियोट्स में? नो सर। नहीं आएगा भाई, माइटोसिस ही नहीं चल रहा है। माइटोसिस चल ही नहीं रहा। तो याद रखना, प्रोकैरियोट में आज तक जीवन में नहीं कभी सुने हो और ना कभी सुनोगे, है ना? क्रोमोसोम का नाम प्रोकैरियोट्स के लिए कभी नहीं सुनोगे कि बैक्टीरिया में 50 क्रोमोसोम है और यू बैक्टीरिया में 40 क्रोमोसोम है, ऐसा कभी नहीं सुनोगे। क्रोमोसोम नाम का कोई कंसेप्ट यूज ही नहीं होता है, किसके लिए? प्रोकैरियोट्स के लिए। भाई सेल डिवाइड ही नहीं कर रहा जब सेल माइटोसिस के थ्रू, और मेटाफेज में आ नहीं रहा। मेटाफेज में आएगा नहीं तो हमको ये दिखेगा नहीं, जब दिखेगा नहीं तो हम कहाँ से स्टडी कर लेंगे? जो चीज हमको दिखेगा ही नहीं, वो कहाँ से स्टडी करेंगे? समझ रहे हो? अरे यार, कितने लोगों को नहीं समझ आया। समझा सर। समझा ना? भाई मेटाफेज आएगा तब क्रोमोसोम का कंसेप्ट आएगा, और मेटाफेज आने के लिए माइटोसिस होना चाहिए। प्रोकैरियोट्स में न माइटोसिस होता है न मेटाफेज आता है, तो क्रोमोसोम कहाँ से आ जाएगा? ओमकार, यू आर वेरी हाँ वेरी सर। पुअर, यू आर वेरी पुअर इन स्टडीज नो, नो सर। एंड इन रिस्पॉन्स टू। आज तुम्हारे लिए फिर से दो चार शेरो शायरी पढ़ना पड़ेगा। देखो भैया, ये सवाल, इन प्रोकैरियोट्स अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना? क्या होता है वो? मीजोजोम। क्या होता है? मीजोजोम। डिफरेंशिएटेड बोल दिया ना, डिफरेंशिएटेड यानी तुमको पता होगा सेल मेम्ब्रेन ही ऐसे अंदर की तरफ ऐसे कवर करके बनाता है मीजोजोम। बोलोगे हाँ ये तो सही है, क्योंकि राइबोसोम से बनता है पॉलीजोम, अभी अभी पढ़े थे, और सेल वॉल तो अलग ही चीज है। ठीक। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सेल एनवेलप ऑफ प्रोकैरियोट? अभी अभी बताए थे सेल एनवेलप में ये नहीं होता, ये होता है, ये होता है, ये होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? रोनाली एटलीस्ट तुम तो बोलो। है? ये सर बताया था आपने, तो फिर अभी ऐसे क्यों? लॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले में बताया था। यस, मीजोजोम हेल्प सेल, मीजोजोम हेल्प सेल। मीजोजोम किस में हेल्प करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन, सही बात है। रेस्पिरेशन, सही बात है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। सिक्रीशन प्रोसेस, सही बात है। ऑल दी अबव, सारा काम करता है। ठीक है। प्रोकैरियोट्स हैव डैश टाइप ऑफ प्रोकैरियोट 70s। अच्छा, आंसर भी तो नीचे दिया ही है, ऑल दी अबव, साइटोप्लाज्म, मीजोजोम। देख रहे हो हम भी क्या बोल रहे हैं, नीचे आंसर दिया ही है भाई। आंसर ही दिया है नीचे, अभी देख रहे हैं। ठीक है, अब कहानी शुरू होगा यूकैरियोटिक सेल का। कर ले, स्टार्ट कर ले फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे हाँ ऐसा सर। विश्वास है कि मैंने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था ना, तो मैंने प्रोकैरियोट्स वहां पे और डिटेल में बताया था, मतलब बताया था कुल मिला के। क्यों मृणाली? है ना? कॉपी यस। में देखना, मैंने सब बताया था प्रोकैरियोटिक के बारे में, बट फिर भी एक बार और पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात हो नहीं जाएगी। नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए है ना, तुम्हारे लिए है, इधर उधर से निकल जाता नहीं है। है। आओ देखो, जो चीज निकलना है वो तो निकल नहीं पा रहा है ना? कॉन्स्टिपेशन करके बैठे हो। इधर देखो भाई, क्या अब आओ। सर? अरे कोई दिक्कत नहीं है, आओ आओ। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो हमारे पास 5 किंगडम है, ठीक है? एक है किंगडम मोनेरा। मतलब ये कुछ भी करके अपना बेइज्जती करवाता ही है। बोलता है कि सर वही प्लीज तो। करो, प्लीज। और अब कोई प्लीज प्लीज बोलता है तो फिर हम खुद आप को नहीं रोक नहीं नहीं बोल पाते। आप सकते। मना नहीं करते ना। हाँ यही तो है, हम किसी को ना नहीं बोल पाते। तो बोला है इतना आप गिर गिरा अरे, के, तो क्या करें? खतरनाक बेइज्जती किया। लेकिन उसके चमड़ी पर कोई इसका असर नहीं होने वाला है। एहसास ये।
क्या ओमकार सही बात है कि नहीं है? ओमकार बात सही है कि नहीं है? कदर। वो रोने ना लगे, हमको ये लग रहा है। रोना नहीं है कितने से ओमकार। नहीं रहेगा। वो नहीं रोगा रो तो भी, आर्यन नहीं बचेगा। नहीं रो भी सकता, उसका कोई ठीक, छुप छुप के रोता रहता तो हमें समझ है। आ जाएगा। ठीक है। इधर देखो बच्चों, 5 किंगडम है अपने पास। तो किंगडम मोनेरा जो है ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल रखता है। कैसा सेल रखता है? प्रोकैरियोटिक सेल। बाकी जो भी लाल कलर से लिखा है, ये सब कैसे सेल वाले हैं? सब के सब यूकैरियोटिक। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, ये सब तो बता ही चुका ना। उसके बाद अगर प्रोटिस्टा का बात करें, तो ये यूनिसेलुलर क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। बाकी ये 3 क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। फंजाई में भी अगर यीस्ट का बात कर ले, तो यीस्ट होता है यूनिसेलुलर। बस एक एग्जांपल यूनिसेलुलर। बाकी सब सब मल्टी। बोलोगे ठीक, ओके। तो in eukaryotic cell, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelle. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल दिया पता है? बोला है, इधर देखो, बोला है, ये एनसीईआरटी का लाइन है, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी हम देखो ऐसा कुछ रूम बनाना चाहते हैं, एक रूम, एक घर बनाना चाहते हैं। मान लो ये हमारा घर है। क्या है मृणाली? घर है ये, ऊपर से दिखा। उसमें लाइट इस नहीं घर है। में ही, हाँ देखो, तो इस घर में ही हम क्या कर रहे हैं, कंपार्टमेंट बना देते हैं कि भैया एक कंपार्टमेंट इधर बना लो, ऐसे, एक तुम ऐसे बना लो, ठीक है, एक ऐसे बना दो, रूम में 3 रूम, ठीक है। ये 3 रूम, एक मृणाली का, एक आर्यन का, एक योगेश का, एक मेरा, और ये बाथरूम ओमकार का, ठीक है। ठीक है, तो डरना मत कि उसका रूम सर बाथरूम है, नहीं, उसके रूम का नाम है बाथरूम, ठीक है। इधर देखो, क्या ओमकार सही है ना? तो मैं नहीं है। तुमसे, ठीक है, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ दोस्तों, कि आखिर ये जो कंपार्टमेंट मैंने बनाया है, किसका बनाया है? तुम बोलोगे सर पूरे घर का। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ घर? बोलोगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसी में आपने अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिया, लकड़ी का बनाया हो, प्लास्टिक का बनाया हो, सीमेंट का, दीवार का, बट बना दिया। तो वैसे ही जो सेल होता है ना, ध्यान से सुनना, जो सेल होता है ना, उसका ये पूरा साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म में जो अलग अलग ऑर्गेनेल है, मान लो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मान लो ऐसे ऐसे। तो बोला जा रहा है एनसीईआरटी के द्वारा कि ये ऑर्गेनेल एक्चुअली में साइटोप्लाज्म का ही कंपार्टमेंटलाइजेशन, जैसे हमने इसमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया तो एक कंपार्टमेंट बन गया, वैसे ही ऐसे बाउंड्री साइटोप्लाज्म में बन जाता है, तो वो एक साइटोप्लाज्म का अलग कंपार्टमेंट है। उसी कंपार्टमेंट को हम लोग ऑर्गेनेल या फिर कोई भी बॉडी कहते हैं। समझ में आया? या कोई स्ट्रक्चर कहते हैं। हाँ सर। वही बोला है, थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, उसी के थ्रू हम क्या कहते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ। बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात है। यूकैरियोटिक सेल पॉजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, मैंने बताया ही था भाई, पूरा ऑर्गेनाइज्ड होता है उसका, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसका अपना न्यूक्लियर फ्लूइड होता है जिसे न्यूक्लियर लिम्फ कहते हैं, है ना, या कैरियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इन एडिशन, यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? लोकोमोशन भी करता है ना यूकैरियोटिक सेल, बोलोगे हाँ। तो उसमें सीलिया हो सकता है, फ्लैजेला हो सकता है, ये सब हो सकता है। इसके अलावा साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, भाई एक हमारे अंदर जो स्केलेटल होता है उसे क्या कहते हो, एंडोस्केलेटल कहते हो कि नहीं कहते हो? कि हाँ, हमारा जो बॉडी का शेप बना है हमारे हड्डी की वजह से बना हुआ है, ठीक है। तो साइटो मतलब क्या हुआ, सेल। भाई सेल का अपना एक शेप होता है, ये शेप हो, वो शेप हो, कोई भी शेप हो, वो कौन मेंटेन करके रखता है? तो उसके अंदर जो स्केलेटल है, कुछ खास तरह के प्रोटीन्स है ना, वो मेंटेन करते हैं। अगर वो नहीं होगा तो पानी की तरह हो जाएगा, वो उनकी तरह। इसके अलावा देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का कंसेप्ट मैं बार बार बोल रहा हूं, नाम तभी आएगा जब सेल डिवाइड कर रहा होगा, अन्यथा क्रोमोसोम नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, ये मान के चलना। समझ में आया? नहीं तो अगर ये अभी से मानना स्टार्ट कर दोगे किताब के चक्कर में, तो हो जाओगे बर्बाद। ये क्रोमोसोम का कंसेप्ट तब आएगा
जब सेल डिवाइड कर रहा होगा, नहीं तो उससे पहले हम जानते ही नहीं है ये क्या है। समझ में आया? हम नहीं जानते कि ये क्रोमोसोम होता क्या है। ठीक, बोलोगे ओके। यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते, जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता ही रहता है ना। जैसे प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल होता ही होता था, बट यूकैरियोटिक में सेल वॉल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि फंजाई में होता है ना, प्रोटिस्टा के कुछ कुछ में होता है ना, प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। ठीक है, ये सब चीजें आओ देखते हैं। तो सेल वॉल भैया प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता। सैप वैक्यूल, सैप वैक्यूल मतलब डरना मत, नाम सुन के। सैप वैक्यूल, प्लांट में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं ना, जिसमें फ्लूइड होता है, उसे सैप कहते हैं। ठीक है, उसमें फ्लूइड होता है, या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहते हैं मतलब एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा, या तो वेस्ट मटेरियल होगा, है ना, कुछ खास एंजाइम्स प्रेजेंट होगा, ये सब चीजें होता है स्टोर्ड। अभी पढ़ेंगे ना भी इसका फंक्शन। तो प्लांट में तो वैक्यूल प्रेजेंट होता है, बट इसमें नहीं होता। प्लास्टिड, भाई प्लास्टिड मतलब तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्रोमोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, है ना। क्रोमोप्लास्ट की वजह से अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ग्रीन कलर, ल्यूकोप्लास्ट की वजह से कोई कलर नहीं। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट में, यहाँ तो एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल, अभी अभी सेल डिवीजन पढ़ के आए हो भाई, क्या बताए थे? सेंट्रियोल किस में पाया जाता है? एनिमल सेल में, है ना। क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हेल्प करता है एनाफेज के दौरान, याद आया? जबकि इसमें तो पाया ही नहीं जाता। अरे याद आया क्या? यस सर। यस। अब नीचे एक फोटो देख रहे हो, ये फोटो है एनसीईआरटी का, ये फोटो देखो, ये फोटो। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक फोटो है। इस फोटो को हम बारी बारी से पढ़ते चलेंगे जब जब हम फंक्शन पढ़ेंगे। ये फोटो इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, बोलोगे जी श्रीमान। तो इस फोटो को स्किप करते हुए चलते हैं, और वापस आएंगे पढ़ेंगे, आएंगे पढ़ेंगे, आएंगे पढ़ेंगे। ठीक है, बोलो हाँ ठीक है। ये सवाल का जवाब दो ओमकार नीचे। विच ऑफ द सेल फॉलोइंग वॉल, इज एब्सेंट इन एनिमल सेल? एनिमल सेल में सेल क्या वॉल। एब्सेंट होता है? सेल वॉल। क्या बात है, आज खेल रहे हो तुम हैं? आंसर इसका दे जवाब के दो। जाओगे। हाँ इसीलिए इसका जवाब दो तो ओमकार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल हायर प्लांट्स? सब में क्या एब्सेंट होता है? सेंट्रियोल। मृणाली, योगेश, तुम लोग आंसर दो भाई। आर्यन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल? जल्दी। मृणाली, साइटोप्लाज्म, क्या? साइटोप्लाज्म। बस यही है ना मृणाली? दोनों होते हैं। क्या बोथ वन एंड दोनों, टू। वेरी गुड। हाँ। योगेश का, है ना? योगेश बोथ का वन सही एंड है, टू। दोनों भैया दोनों। हम्म। योगेश इज राइट और मृणाली इज रॉन्ग। सी इज ऑलवेज रॉन्ग, आई डोंट नो व्हाई। थैंक यू सर। व्हाट थैंक यू? अब हम थैंक लोग यू पढ़ने जी। वाले हैं सेल मेम्ब्रेन, और ध्यान से सुनना। कल परसों तक, कल या परसों पता नहीं कब, हम बात कर रहे थे ना पैसिव ट्रांसपोर्ट का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ये फिर से आएगा प्लांट वाले चैप्टर में, याद रखना। तो इसको समझने के लिए आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को समझना पड़ेगा, वो भी काफी ज्यादा अच्छे से, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हम्म। तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। मुंह में पानी भी आएगा, बट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।